पीपीटी आ रही है आप लोगों को? यस, आ रही है। चलो ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अपना सेशन जो है। टाइम इज 8 to ओके राइट। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है बेसिकली टिप्स फॉर हॉरोस्कोप एनालिसिस। हॉरोस्कोप एनालिसिस, हाउ वी कैन डू द करेक्ट एनालिसिस और व्हाट थिंग्स वी विल कीप इन द माइंड वाइल वी आर एनालाइजिंग द हॉरोस्कोप। हमें कौन सी बातें ध्यान रखनी है जब हम कोई भी कुंडली को देखें, कोई भी टेबा देखें, हॉरोस्कोप देखें, कुंडली देखें, तो किन किन पॉइंट्स को माइंड में रखें हम। और बेसिकली जो आज का सेशन है ये पूरा इसी के ऊपर डिस्कस है। हम कोई बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे या कोई हम एडवांस टॉपिक हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। यहाँ पे जो डिस्कशन होगा बेसिकली डिस्कशन उसी के ऊपर होगा कि हम हॉरोस्कोप देखें कैसे, हाउ वी कैन एनालाइज द हॉरोस्कोप, राइट। आई एम ऑडिबल ना? मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है? आप प्लीज म्यूट करें, आप लोग म्यूट कर लें पर, म्यूट कर लें पर। Horoscope analysis is a combination of art and science. The proper layering of different charts is a science, and after layering to reach to a conclusion is an art. ठीक है, basically horoscope analysis क्या है? It is an art or a science. So I feel it's a combination of both. Horoscope analysis जो है ये आर्ट और साइंस दोनों कॉम्बिनेशन है। अ प्रॉपर लेयरिंग ऑफ डिफरेंट चार्ट्स, बेसिकली जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं बेसिकली है क्या ये जो पूरी एनालिसिस का पार्ट है, या फिर जो भी हम हॉरोस्कोप सीख रहे हैं, और हम लोग डिफरेंट कोर्सेज हैं, बेसिक लेवल है, एडवांस लेवल है, एडवांस 1 है, षोडश वर्ग है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिकली उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है कंसेप्ट्स ऑफ लेयरिंग। हम डिफरेंट लेयर्स बना रहे हैं, और फिर जब हम डिफरेंट लेयर बना रहे हैं तो उसको हमने बोला कि इट्स अ साइंस। वो एक साइंस है कि हम एक हम उसको लेयर बाय लेयर वी आर पुटिंग ऑल हॉरोस्कोप टुगेदर, ठीक है। और फिर हम उस कंक्लूजन पे पहुंचे आफ्टर कीपिंग ऑल द लेयर्स टुगेदर। सारी लेयर्स को एक साथ रखने के बाद इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर आपको किसी को थोड़ा सा आइडिया हो, ये मैंने पीपीटी लगाई है, बेसिकली ये ग्राफिक डिज़ाइन की पीपीटी है। इसका एस्ट्रोलॉजी से लेना देना नहीं है। बेसिकली दिस इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइन। व्हेन वी आर डूइंग द ग्राफिक डिज़ाइन, जब भी हम कोई ग्राफिक डिज़ाइन करेंगे, बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन किस पे काम करता है? वो लेयर्स पे काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने जो सबसे नीचे लेयर थी उसको हमने बोला कि इट्स अ बैकग्राउंड लेयर। फिर हमने कुछ कलर्स दिए। प्लीज़ म्यूट करें, म्यूट कर दें एक बार आप लोग, प्लीज़ म्यूट करें। प्लीज म्यूट करें आप लोग, प्लीज म्यूट करें। राजेश जी, राजेश जी म्यूट। ठीक है। तो बेसिकली ग्राफिक डिजाइन में हो क्या रहा है? ग्राफिक डिजाइन में हम क्या कर रहे हैं? ग्राफिक डिजाइन में हम लोग लेयरिंग कंसेप्ट पे काम करते हैं। हम क्या करते हैं? डिफरेंट लेयर्स बनाते हैं, और डिफरेंट लेयर के बाद एक फाइनल पिक्चर आती है, राइट। The same concept we will use in Vedic astrology. वैदिक एस्ट्रोलॉजी डिफिकल्ट क्यों है, टफ क्यों है, ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट क्यों है? ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इसीलिए है क्योंकि ये बेस करता है लेयर के ऊपर, कि डिफरेंट लेयर्स हैं, और जब हम डिफरेंट लेयर्स पे हॉरोस्कोप को एनालाइज करते हैं, रखते हैं, फिर एक फाइनल व्यू निकल के आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अब हम बात करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम कर क्या रहे हैं। द आउटर लेयर इज और लग्न कुंडली और D1 चार्ट, ठीक है। तो जो हमारी लग्न कुंडली है या D1 चार्ट है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है? वो सबसे आउटर लेयर है। वो हमको क्या डिस्कस कर रहा है? वो हमको दिखा रहा है कि एक्चुअल लाइफ में 10% क्या हो रहा है। हमारी लाइफ का 10%, 5% जो पोर्शन है वो क्या दिख रहा है? वो बेसिकली D1 चार्ट है। D1 चार्ट क्या हुआ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, एक पब्लिक पर्सपेक्टिव क्या है मेरे लिए, दैट इज माई D1 चार्ट। सिर्फ वो एक आउटर लेयर है। उसके बाद हमको कुछ भी एनालाइज करना है, सेकेंड लेयर क्या है? वो मेरे डिविजनल चार्ट्स हैं, राइट।
तो जो D1 चार्ट है, दैट इज जो जो लग्न कुंडली है, वो तो सिर्फ आउटर अपीयरेंस दिखा रही, दैट्स इट. इट कैन बी यस और नो, ट्रू और फॉल्स. वो एक आपको सही पिक्चर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि वो क्या है, वो एक आउटर अपीयरेंस है, आउटर लेयर है. उसके बाद क्या आएगी, हमारे डिविजनल चार्ट्स आ जाएंगे, राइट. डिविजनल चार्ट्स पे जब हम स्विच करेंगे, तो डिविजनल चार्ट्स पे स्विच करने के बाद वी विल सी यस एग्जैक्टली क्या हो रहा है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं प्रोफेशन की, तो मैं D10 पे जाऊंगा. अगर मैं प्रोफेशन की बात कर रहा हूं तो आई विल गो फॉर द D10 चार्ट, दशमांश कुंडली देखूंगा मैं. और बिना दशमांश देखे अगर मैं आपको एनालाइज करके बता रहा हूं या मैं आपको अपनी प्रिडिक्शंस दे रहा हूं, तो इट्स अ फेक, वो गलत है, सबसे गलत है. कुछ उसमें रियलिटी कुछ नहीं है. क्यों नहीं है? मैंने क्या किया, मैंने 10th हाउस देख लिया किसका, लग्न कुंडली का. 10th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है, कहाँ का लॉर्ड गया, दैट इज ओनली द आउटर लेयर. और अगर मुझे फिर डेप्थ में जाना है, तो मुझे D60 या षष्टियांश कुंडली देखनी पड़ेगी. जब हम षोडशवर्ग की बात करते हैं, षोडशवर्ग जो 16 डिविजनल चार्ट्स हैं, अगर आप में से किसी को पता हो, तो ऋषि पराशर ने D60 के लिए क्या बोला. D60 के लिए ऋषि पराशर ने बोला कि यू कैन सी एवरीथिंग, आप इस कुंडली सब कुछ देख सकते हैं. व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ, अगर D60 चार्ट्स में सब कुछ देख सकता हूं, तो D1 की रिक्वायरमेंट क्या है, राइट. या फिर D10 या फिर D9 की रिक्वायरमेंट क्या है, नवमांश की रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मैं सब कुछ D60 से देख सकता हूँ. लग्न कुंडली की रिक्वायरमेंट क्या है, जब मैं सब कुछ D60 से देख सकता हूँ. या अगर सब कुछ मैं D1 या लग्न कुंडली से देख सकता हूँ, तो षष्टियांश कुंडली की रिक्वायरमेंट क्या है, फिर बनाई क्यों हमने. तो बेसिकली इसका जो पर्पस है, दैट इज द लेयर बेस्ड. तो अब जब भी हम हॉरोस्कोप एनालिसिस करें, तो हमको कैसे एनालिसिस करना है, कि मैंने अपनी लग्न कुंडली ली, दैट इज द आउटर लेयर. देन आई पुट द डिविजनल चार्ट, जिस हाउस या जिस क्वेश्चन के लिए मैं अपनी हॉरोस्कोप को चेक कर रहा हूं, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा क्वेश्चन किस पर है, अगर मेरा क्वेश्चन स्पिरिचुअल सक्सेस के ऊपर है, तो यानी कि लग्न कुंडली आ गई, राइट. फिर मेरी D20 चार्ट आ गया, विमशांशा आ गई, और विमशांशा के बाद क्या आ जाएगा, D60 चार्ट आ जाएगा. तो विदाउट डिविजनल चार्ट्स, बिना डिविजनल चार्ट्स के वी कैन नॉट डिस्कस द हॉरोस्कोप, राइट. सो दिस इज अबाउट द लेयर्स, कि हमने जो लेयर्स बनाए और हमने लेयर्स को देखा कि कैसे वो काम कर रहे हैं, राइट. अब बात आती है रिजल्ट्स की, कि मैंने हॉरोस्कोप की लेयरिंग तो कर दी. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अपनी लग्न कुंडली बनाई, राइट. मैंने हॉरोस्कोप में लग्न कुंडली बनाई, दिस इज माय D1 चार्ट. देन अगेन मैंने उसका डिविजनल चार्ट देखा और D60 चार्ट देखा, तीनों की लेयरिंग करी. देन आई विल गेट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन द लाइफ में असल में क्या चल रहा है, फिर दिखना शुरू होगा. अब बारी आती है रिजल्ट की, कि रिजल्ट पे हम कैसे आए, राइट. अब रिजल्ट के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. ऋषि पराशर इस सेइंग कि ऋषि पराशर बोलते हैं कि जो लाइफ में हो रहा है, या जो प्लैनेट्स का रिजल्ट है हमारी लाइफ में, इवन वो इंद्र को और जो देवताओं के गुरु हैं, लॉर्ड जुपिटर जो हैं, उनको भी नहीं पता. इट इज सो डिफिकल्ट साइंस, इट इज सो डीप एंड डिफिकल्ट साइंस, कि प्लैनेट्स का रिजल्ट हमारे ऊपर क्या है, ये इतना डिफिकल्ट साइंस है. उसके पीछे रीजन क्या है. अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, तो हमें क्या देखना है, हमें ट्रांजिट देखना है, गोचर जिसे हम कहते हैं, वी कैन से द गोचर और करंट ट्रांजिट, कि करंट ट्रांजिट में प्लैनेट्स की मूवमेंट क्या है. एक मूवमेंट क्या थी, D1 चार्ट, लग्न कुंडली, मेरे डिविजनल चार्ट और D60 चार्ट. ये क्या है, दीज आर द फिक्स चार्ट. जब आपका जन्म हुआ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, दीज चार्ट आर फिक्स्ड. जब हमारा जन्म हुआ तो ये कुंडलियां बन गई, और ये कुंडलियां पूरी लाइफ हमको कैरी फॉरवर्ड करेंगी, चलेंगी, साथ चलेंगी, इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. चेंजेस कहाँ होंगे, माई दशा विल चेंज, माई ट्रांजिट विल चेंज. जो मेरा ट्रांजिट है, गोचर है, वो चेंज होगा. दशा अंतरदशा है, वो चेंज होगी. अब सबसे इंपॉर्टेंट है षटबल, जिसको कि हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस भी करते हैं एडवांस में, कि विदाउट षटबल यू कैन नॉट डिस्कस द हॉरोस्कोप. हम बिना षटबल की कुंडली देख ही नहीं सकते. अब षटबल क्या है, 6 डिफरेंट टाइप की स्ट्रेंथ है जो प्लेनेट ओन करता है, रखता है अपने पास. फिर भाव बल है,
किसी भी भाव में कितना बल है वो होगा। अष्टक वर्ग एंड ट्रांजिट, अगर हम गोचर की बात करेंगे तो हमको विदाउट अष्टक वर्ग हम किसी भी गोचर को डिस्कस नहीं कर सकते। हम बोलें कि शनि इस राशि में, जैसे बड़ा आजकल चल रहा है कि शनि का ट्रांजिट होने वाला है, राइट। अब शनि का ट्रांजिट होने वाला है और इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स लोग लिख रहे हैं, पब्लिश हो रहे हैं कि इस राशि पे ये फल देगा, इस राशि पे ये फल देगा। इज इट ट्रू? ये फेक है, झूठ है। क्योंकि अगर हम ट्रांजिट की बात करेंगे तो अष्टक वर्ग की बात होगी, और बिना आपके अष्टक वर्ग बनाए यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द एक्यूरेट रिजल्ट ऑफ द ट्रांजिट। बिना अष्टक वर्ग के हम किसी भी ट्रांजिट का फल बता ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। अगर हमको शनि की बात करनी है तो सैटर्न का मैं अष्टक वर्ग बनाऊंगा आपकी कुंडली के लिए, फिर शनि का जो ट्रांजिट है वो होगा और फिर डिसाइड होगा कि व्हाट रिजल्ट यू विल गेट। और रिजल्ट क्या मिलेगा ये बेस करेगा लग्न कुंडली पे, डिविजनल चार्ट पे, T60 पर। तो सिर्फ अगर मैं ये बात बोलूं कि शनि का ट्रांजिट 17 को होने वाला है, अब कुछ लोगों के लिए अच्छा कुछ के लिए बुरा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एवरी डे इज डिफरेंट, हर दिन हमारा अलग होता है। वाई? क्योंकि उसके पीछे रीजन है अष्टक वर्ग। देन अवस्था ऑफ ए प्लेनेट, प्लेनेट की अवस्थाएं। प्लेनेट की अवस्थाओं की जब हम बात करेंगे, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे प्लेनेट की अवस्थाओं के बारे में। ऋषि पराशर ने प्लेनेट की अवस्थाओं का डिस्कशन किया है, राइट। जैसे कि एक अवस्था है बालादी अवस्था, कि वो बाल है, मृत है, जवान है, राइट, दैट इज कॉल्ड द बालादी अवस्था। डिफरेंट अवस्थाएं हैं प्लैनेट्स की, किसी में वो खुश है, किसी में दुख है, किसी में दुखी है, किसी में सो रहा है, किसी में नृत्य कर रहा है, किसी में वो डेथ स्टेज पर है। डिफरेंट योग, जैसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं नीच भंग राजयोग बना, पंच महापुरुष राजयोग बन गया, डिफरेंट राजयोग है, बहुत सारे राजयोग हैं। कुंडली में योग बनेंगे, एस्पेक्ट्स की बात होगी, रिलेशनशिप होगी, प्रश्न कुंडली की बात होगी। विदाउट प्रश्न कुंडली वी कैन नॉट एनालाइज द हॉरोस्कोप। अगर हम प्रश्न कुंडली की बात करें और कोई अगर क्लाइंट बैठा है या कोई भी क्वेश्चन है तो प्रश्न कुंडली के बिना कई चीज़ों के आंसर नहीं मिल सकते आपको। सो अगर इफ आई वांट टू डू हॉरोस्कोप एनालिसिस आई हैव टू कीप ऑल दिस पॉइंट इन द माइंड। ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में होनी चाहिए। अगर मैं कुछ स्किप करूंगा तो एनालिसिस करेक्ट नहीं होगी, राइट। तो मुझे दशा भी देखनी है, ट्रांजिट भी देखना है, षटबल भी देखना है, भावबल भी देखना है, अष्टक वर्ग भी है, प्लैनेट की अवस्थाएं हैं, योग हैं, एस्पेक्ट्स है, रिलेशनशिप है, प्रश्न कुंडली है। वन मोर पॉइंट इज देयर, दैट इज कॉल्ड विमशोपक बल। अगर किसी ने नाम सुना हो कि जो डिविजनल चार्ट से प्लैनेट्स को बल मिलता है, दैट इज कॉल्ड विमशोपक बल, कि प्लैनेट की पोजीशन डिविजनल चार्ट्स में क्या है और उससे जो स्ट्रेंथ कैलकुलेट होगी, दैट इज कॉल्ड द विमशोपक बल। तो विमशोपक बल देखना पड़ेगा। तो हम ये सारा एनालिसिस किस लिए कर रहे हैं? द बेसिक पर्पस ऑफ ऑल दिस एनालिसिस, व्हाट वी विल गेट फ्रॉम द प्लैनेट्स। हमें कोई प्लैनेट क्या देगा, हमें ये एनालाइज करना है, और कितना देगा ये एनालाइज करना है। किसके बेसिस पे एनालाइज करना है? दिस 3 पॉइंट्स। नाउ अ सिंपल क्वेश्चन इज देयर, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, शायद कुछ लोगों को आंसर मालूम हो, ठीक है। बुध है, ये 6th साइन में है, ठीक है। ये 3 कुंडलियां बनाई हैं मैंने, ठीक है। इन ऑल 3 हॉरोस्कोप मरकरी जो है वो 6th हाउस में है, ठीक है, लेकिन डिग्रीज का डिफरेंस है। इसमें 10 डिग्री पर है, इसमें 21 डिग्री है, और एक में 18 डिग्री पर है, राइट। क्वेश्चन इज क्लियर। मरकरी इन द 6th हाउस, सॉरी 6th साइन लग्न कुंडली में है, फर्स्ट हाउस में मान लेते हैं, फर्स्ट हाउस में है, 6th साइन में है। Mercury in 6th sign and 10 degree. In this horoscope, Mercury in 6th sign 21 degree and Mercury in 6th sign 18 degree. What is the difference? Any one of you? इसमें difference क्या है? 10 डिग्री में बाली अवस्था में है सर. Right. And the more it is towards 21 degree or towards 30 degree, then Right. it means it is in the Vriddha avastha. And 18 is somewhere in the middle where you are in teenage.
probably in the teenage you will be more powerful than your Balya Avastha. Okay, any other answer? Any other answer instead of अवस्था? Instead of going to the अवस्था, हम सीधा अवस्था में जंप कर गए, right? कि वो 10 It's डिग्री या yeah, it's exalted, and it's in Mercury 18 degree is near its exalted degree, near the exalted degree. 15 degrees is exalted degree for Mercury, so it's more powerful there. एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? डिफरेंस क्या है? मतलब तीनों कुंडली में बुध एक कुंडली में 6th साइन में अपनी राशि में है, 6th साइन इज द ओन साइन, बुध अपनी राशि में है, 10 डिग्री में है, दूसरी में 21 डिग्री में है और थर्ड में 18 डिग्री में है, ओन साइन। 6 to 18 में प्राइम में exaltation है। The difference is what? The difference is what? Anyone else? Anyone else? And just the last one, the last degree is the Mool Trikona degree. The last one. Right. Anyone else? सर इसमें मरकरी चूंकि सन के आसपास ही चलता है, तो अब Right. अगर हमें सन को भी साथ में लेके देखें तो ये देखना पड़ेगा कि ये अस्त तो नहीं है। नहीं, सन की तो बात ही सन नहीं के कर रहे ना। साथ नहीं डिग्री नहीं को नहीं देख नहीं, के नहीं। फिर हम देखिए यहाँ पे हम सन की बात नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बुध 6th साइन में है 10 डिग्री का, दूसरी कुंडली में मरकरी 6th साइन है 21 डिग्री का और थर्ड हॉरोस्कोप में मरकरी 6th साइन में 18 डिग्री का है। डिफरेंस क्या आया तीनों में? एक आंसर आया कि डिफरेंस इन द डिग्री डिविजनल की चार्ट में अवस्था। बहुत डिफरेंस आ जाएगा सर। डिविजनल चार्ट में नहीं, डिविजनल देखो, चार्ट में बहुत अंतर आ जाएगा। ठीक है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। बेसिक बात क्या है? अब अगर आप देखो इसको, मैं ऐसे बताऊं आपको, एक कुंडली में मरकरी एक्सॉल्टेड है, एक कुंडली में वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और तीसरे में ओन साइन है। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। बुध उच्च का भी सेम राशि में होता है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी होता है और ओन साइन भी होता है। तो अगर वो 0 to 15 है, इट मीन्स व्हाट? अब यहां पे मैं बोलूंगा कि मरकरी इज एक्सॉल्टेड, बुध उच्च की राशि का बैठा है, उच्च के फल देगा, एक्सॉल्टेड हो गया। यहां पे 18 डिग्री का है, 18 डिग्री कहां पे जाएगी? 16 to 20, इट मीन्स व्हाट? अब बुध यहां पे क्या चला गया? इट्स अ मूल त्रिकोण साइन। और यहां पे मैं क्या बोलूंगा? मरकरी इन द ओन हाउस, बुध अपनी राशि में बैठा है और तीनों में रिजल्ट डिफरेंट हो जाएंगे। एक्सॉल्टेड होगा प्लैनेट तो रिजल्ट डिफरेंट होंगे, मूल त्रिकोण होगा तो रिजल्ट कम हो जाएंगे और ओन साइन होगा तो रिजल्ट और कम हो जाएंगे। अवस्थाओं की बात ठीक है, अवस्थाओं पे हम नहीं जा रहे, ये तो एक बेसिक कंसेप्ट है कि बुध कहां पे एक्सॉल्टेड होगा, कहां पे मूल त्रिकोण होगा, कहां पे ओन साइन होगा, बिकॉज तीनों ही राशियां उसकी अपनी राशियां हैं। ये जो 6th साइन है उसका अपना साइन है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी कैन से कि ये एक्सॉल्टेड है, ये ओन साइन है और ये मूल त्रिकोण है। अब वो अगर उच्च का होता है तो उसके फल अलग हो जाएंगे और अगर वो ओन साइन है तो उसके रिजल्ट अलग होंगे। तो माइन्यूट एनालिसिस है, राइट। सिमिलरली ये टेबल है जस्ट फॉर योर ओन पर्पस कि अगर सन लियो में है तो 0 to 20 उसका मूल त्रिकोण है और 21 to 30 ओन साइन है। देयर इज अ डिफरेंस इन द रिजल्ट में डिफर हो जाएगा। अगर सन अपने ओन साइन में हो और सन अपनी मूल त्रिकोण साइन में है, 0 to 20 डिग्री में होगा तो रिजल्ट विल बी डिफरेंट, और अगर सन ओन साइन है तो रिजल्ट इज डिफरेंट, राइट। सो व्हाट आई वांट टू से कि इट्स अ माइन्यूट एनालिसिस, बहुत डेप्थ एनालिसिस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की। फॉर एग्जाम्पल एक बात करें हम लोग, एक मैंने चार्ट लगाया है, आई थिंक दिस इज टुडेज चार्ट शायद, ठीक है। ये आज की ये कुंडली लगाई है मैंने। अब आप देखें कि बहुत सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे मिक्स किया है। जस्ट आई वॉन्ट टू शो यू, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डिस्कस समथिंग, जस्ट आई वॉन्ट टू शो यू कि ये एक लग्न कुंडली है, राइट। यहाँ पे ये लग्न चार्ट आया, देन इट्स अ नवांशा चार्ट, D9 चार्ट है, दिस इज D3 चार्ट, दृष्कांत कुंडली है, त्रिशमांशा है, ये मेरी दशा आ गई, विंशोत्तरी दशा है, ये अपकमिंग ट्रांजिट है, दैट इज डिफरेंट थिंग, ये गोचर है आज का, ये षटबल है और ये अष्टक वर्ग है और ये नक्षत्र की बात है। नक्षत्र मैंने इंक्लूड नहीं किया था, वो स्टेप भी एक जरूरी स्टेप है कि कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र में गया है।
So this is just a one part of analysis कि if we are start doing the analysis, अगर हमको analysis start करनी है तो मुझे उसका मोमेंट नवमांश में, उसका मोमेंट मुझे दृष्टांत कुंडली में, त्रिशमांशा में, षडबल में और अष्टक वर्ग में वो क्या जा रहा है। ये तो क्या है, ये सामुदायिक अष्टक वर्ग है। इसका अगर जब मैं भिन्नाष्टक बनाऊंगा तब मैं ट्रांजिट को देख पाऊंगा कि वो गोचर में, ट्रांजिट में, भिन्नाष्टक में क्या रिजल्ट देंगे मुझे। राइट नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल अबाउट द अवस्था ऑफ ए प्लेनेट। अगर हम किसी प्लेनेट की अवस्था की मैंने बात की थी, प्लीज म्यूट करें एक बार, ठीक है। अब आप देखेंगे देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवस्थास। ये जागृत अवस्था है, बालादी अवस्था है। अभी जो उन्होंने मरकरी के बोला, प्लीज म्यूट करें एक बार, आपको म्यूट करना पड़ेगा फिर। राइट अभी जो उन्होंने डिफरेंट बोला, दैट इज कॉल्ड द बालादी अवस्था, कि वो मृत स्टेज में है, कुमार अवस्था में है, युवा अवस्था में, दैट इज कॉल्ड द बालादी अवस्था। जागृत अवस्था है कि वो सुप्त है, सो रहा है, स्वप्न में है। लज्जित अवस्था है कि वो लज्जित है, मुदित है, खुश हो रहा है। राइट दीप्तादी अवस्था है, और सबसे जो डिफिकल्ट है दैट इज कॉल्ड द शयनादी अवस्था। जब हम लोग शयनादी अवस्था कैलकुलेट करते हैं तो अपने नाम की स्पेलिंग भी यूज करते हैं और उससे फिर शयनादी अवस्था को निकालते हैं प्लैनेट्स को। इट्स अ डेप्थ कैलकुलेशन व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द शयनादी अवस्था, कि वो शयन में है, घूमने गया है, जा रहा है। राइट तो अब इसके रिजल्ट लाइफ में क्या आएंगे, दैट इज कॉल्ड द विमशोपक बल। विमशोपक बल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कभी भी आप कुंडली को एनालिसिस करें, विमशोपक बल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बल, कि वो अब ये बल कैसे निकलता है। दिस इज डिफरेंट कैलकुलेशन, वी विल नॉट गो टू द कैलकुलेशन, हम उस कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे अभी। बेसिकली विमशोपक बल क्या है कि प्लैनेट्स की पोजीशन डिविजन्स में क्या है। फॉर एग्जांपल हम सन की बात करें, राइट, इट इज पॉसिबल दैट सन इज एक्सॉल्टेड इन लग्न चार्ट। पॉसिबल है कि सूर्य जो है वो एक्सॉल्टेड होगा लग्न कुंडली में, लेकिन डिविजन्स में जाके, नवमांश में, दशमांश में, दशकांश में जाके, हो सकता है सप्तांश में जाके वो नीच का हो गया, एनिमे साइन में चला गया, तो वहां पे वीक हो गया, तो उसका विमशोपक बल जो है वो कम हो जाएगा। और अगर आपकी प्रिडिक्शन लग्न कुंडली के बेसिस पर है तो वो गलत हो जाएगी। राइट सिमिलरली इन द एलिमेंट्स ऑल्सो, कि कौन सा प्लैनेट किस एलिमेंट में जाके प्लेस्ड हो रहा है। दिस इज फ्यू पॉइंट्स, दिस इज कुछ पॉइंट्स बनाए हैं मैंने। दिस इज अगर हम जनरल प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक विदाउट गोइंग टू एनी स्पेसिफिक टॉपिक्स, हम किसी को एक जनरल बात कर रहे हैं किसी कुंडली के बारे में, तो हमें क्या देखना चाहिए। द फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लग्न कुंडली देखनी चाहिए, D1 चार्ट देखना चाहिए, मुझे षटबल है, भावबल है। D30 एंड D60 आर द इम्पॉर्टेंट चार्ट। जैसे मैंने बोला D30 जो है वो अरिष्ट चार्ट है। D30 जो है त्रिशमांशा कुंडली है D30, और ऋषि पराशर ने बोला कि इफ यू वांट टू सी एनी बैड थिंग्स, कुछ भी आपको एविल देखना है, खराब देखना है, तो आप D30 में देखें। D60 षष्टियांश कुंडली है, फिर अष्टक वर्ग है, ट्रांजिट दशा पीरियड है, एस्पेक्ट एंड रिलेशनशिप ऑफ द प्लैनेट्स। तो अगर हम जनरल प्रेडिक्शंस कर रहे हैं तो इट इज मस्ट कि वी विल फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स। हम इन सारे पॉइंट्स को हम एनालाइज करें, देखें, साथ में और भी पॉइंट्स हैं। राइट अब अगर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, मेडिकल चार्ट की बात कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है लग्न कुंडली, देन दृष्कांत D3 चार्ट, नवमांश का D9 चार्ट, त्रिशमांशा D30 चार्ट, षष्टियांश D60 चार्ट, प्लैनेट सन एंड सैटर्न। सन कारक बनता है हेल्थ के लिए और सैटर्न कारक बनता है बीमारियों के लिए। सन इज फॉर द हेल्थ एंड सैटर्न फॉर द डिजीज, तो ये दोनों कारक हैं, तो इनकी पोजीशंस का इंपॉर्टेंस बढ़ता है। ट्रांजिट है, दशा है, पीरियड्स हैं, उसको देखना है। राइट तो ये अब अगर मैं बात करूं कि हेल्थ के लिए, और मैं बोलूं कि 6th हाउस इन द D1 चार्ट, राइट, और 8th हाउस इन द D1 चार्ट और 12th हाउस इन द D1 चार्ट, मैं बोलूं कि 6th हाउस को देख लो, बीमारियों का घर है, 8th हाउस को देख लो, 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन के लिए देख लो, इनके प्लैनेट्स की मूवमेंट देख लो, तो इट विल बी जस्ट
2 to 5%, सिर्फ 2 से 5% ही हम देख पाएंगे। इफ़ यू वांट अ डेप्थ एनालिसिस, अगर हमको किसी का मेडिकल एग्जामिन करना है, हमको सीटी स्कैन करना है, एक्सरे करना है, हमको भी उसकी ब्लड रिपोर्ट देखनी है, तो हमको भी वी हैव टू गो इन द डीपर एनालिसिस, हमको भी अंदर जाना पड़ेगा, हमको भी 64th नवांश में जाना पड़ेगा, हमको 22वां दृष्टांत देखना पड़ेगा, राइट। अब बेसिकली देखो, ये जो बात आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अ बिगनर लेवल, थोड़ा सा ये एडवांस लेवल की बात है। इट इज़ नॉट अबाउट द बिगनर लेवल। इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी देन इट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर आपको कुछ भी नहीं पता एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं शायद थोड़ा सा हायर लेवल की बात आज हम कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, यस, दिस इज वन ऑफ द चार्ट। ये कुंडली आई थी, इसको एक बार डिस्कस भी किया था एक बार मैंने। दिस हॉरोस्कोप, अब ये लग्न कुंडली एक बार आप लोग देखो, एक बार आप लोग लग्न कुंडली देखो। दिस इज अ चाइल्ड हॉरोस्कोप एंड द बॉय इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिजीज, ऑटिज्म है और मेंटली चैलेंज है बच्चा। तो लग्न कुंडली में कुछ दिखता है आपको? जस्ट चेक द लग्न कुंडली। अब मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी है पहले से, राइट। एनी वन ऑफ यू? लग्न कुंडली में चंद्रमा है सर, वीक पोजीशन में। एक्सॉल्टेड है, एक्सॉल्टेड है सर, टॉरस में एक्सॉल्टेड होता है। उच्च का बैठा है, लग्न में बैठा उच्च का। सर मरकरी And then- फर्स्ट हाउस में है। मरकरी राहु नीचे का बैठा है। एग्जॉल्टेड तो है मगर डिग्री कम है। डिग्री कम है, बट इट्स ओके। एक्सॉल्टेड है, लग्न कुंडली में है, राइट। लग्न का लॉर्ड वीनस है। वीनस की पोजीशन क्या है? exalted है। एक्सॉल्टेड है वीनस। और कहाँ पे एक्सॉल्टेड है? 11th लाभ हाउस, स्थान। लाभ स्थान में एक्सॉल्टेड है। चंद्रमा, क्योंकि वो मन का कारक है, चंद्रमा कारक ही मेरे इमोशंस का है, राइट। वो एक्सॉल्टेड है, लग्न का लॉर्ड भी एक्सॉल्टेड है। जुपिटर 5वें स्थान में बैठा है। तो अच्छा है वो। जुपिटर रेट्रोग्रेड है, वक्री होकर जुपिटर 5th हाउस में बैठा है। राहु के तो एनिमी साइन में ना सर, राहु एनिमी साइन में। ठीक है, वो फिर लेकिन एस्पेक्ट, अगर हम केतु का एस्पेक्ट देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। राहु की बात करें तो राहु 5 7 और 9। दशा किसकी है सर अभी? नहीं, दशा से मतलब ही नहीं ना। बच्चा जो है बाय बर्थ ऑटिज्म है, मेंटली चैलेंज है। अच्छा, मेंटली चैलेंज है। हाँ, इसका किसी और चार्ट में जाके वो था, राइट लेवल राइट थोड़ी आ रही राइट है। राइट राइट हमने एक बार डिस्कस किया था, मैंने, राइट। हाँ जी, हाँ जी। मैंने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे अगर इफ यू विल डिस्कस अबाउट D30 चार्ट, अब एक बार D30 जबकि सैटर्न भी लॉन्जेविटी के घर में बैठा हुआ है वहां पे। सैटर्न भी 8th हाउस में लंबी आयु देता है, राइट। अब इसका D30 देखो एक बार आप लोग। सर सैटर्न भी नीच का है और मून भी नीच का हो गया। सैटर्न लग्नेश आठवें घर में बैठ गया। लग्नेश अष्टम में चला गया, मंगल। और कुछ? शुक्र भी नीच का हो गया। हाँ जी, शुक्र भी नीच का हो गया, पर शुक्र तो। और जुपिटर नीच का हो गया जुपिटर। जुपिटर भी नीच का है, चंद्रमा भी नीच का है, शनि भी नीच का है और वीनस भी नीच का है। और जो अब आप नाउ वी हैव टू कोरिलेट। अब आप देखो, अब हमको कोरिलेट करना पड़ेगा, सर right? लगन चार्ट में भी दिक्कत है। मार्स और मरकरी का कॉम्बिनेशन भी प्रॉब्लम देता है सर, स्पेशली Right. किडनी में जरूर प्रॉब्लम देता है Right. इसका ठीक। कॉम्बिनेशन जहां भी बनता है। अब आप देखो, दिस हॉरोस्कोप इज अ मिसफॉर्चून हॉरोस्कोप। त्रिष्मांशा कुंडली, एक बार म्यूट करना प्लीज, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। अब ये त्रिष्मांशा कुंडली है, मिसफॉर्चून की कुंडली है। यहाँ पे क्या हुआ? लग्न का लॉर्ड मून कहाँ पे हो गया? मून इज नीच का लग्न में, हाँ 8th हाउस में। और यहाँ पे लग्न का लॉर्ड क्या हो गया? वो अष्टम चला गया। और यहाँ पे जो वीनस का लग्न का लॉर्ड है दैट इज डेबिलिटेड, ये भी नीच का है। 4 प्लैनेट्स त्रिष्मांशा में नीच के हैं। सो कहने की बात ये है कि व्हेन यू आर एनालाइजिंग द हॉरोस्कोप, जब हम कुंडली देख रहे हैं तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्रॉम द D1 चार्ट।
हम लग्न कुंडली से प्रिडिक्शन दे ही नहीं सकते। मेरा कहने का पर्पस या दिखाने का पर्पस ये था कि अगर हम सिर्फ लग्न कुंडली, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ जनरली जो आज की ट्रेंड है कि जनरली लग्न कुंडली देखते हैं, नवमांश देखते हैं, दशाएं देखते हैं, राइट। लग्न कुंडली देखी, नवमांश देखा और दशा देख ली और प्रिडिक्शन स्टार्ट कर दी और हम एक कंक्लूजन पर आ गए। बट दैट इज नॉट ट्रू। वो असल में बात ही नहीं है, वो असल में बात नहीं है। स्टोरी अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी इतनी सिंपल होती, आसान होती और इतना हम क्विक कंक्लूजन पे पहुंच जाते तो फिर बात ही क्या थी। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है आज की डेट में, मैं जनरली देखता हूँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज नहीं है, इसलिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है। और अब इसी चार्ट में अगर मैं अष्टक वर्ग की बात करूं तो अष्टक वर्ग में 24 पॉइंट्स हैं लग्न के लिए। लग्न इज वीक, फर्स्ट हाउस इज वीक, इट्स ओनली 24 पॉइंट्स। तो अष्टक वर्ग में भी वो चीज वीक दिखती है। एक बार म्यूट करना प्लीज। Right? If we are discussing about the professional life and the financial aspects, अगर किसी भी कुंडली की हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, the type of profession, up down in the profession, service, business, so many questions we have according to the profession, then we have to 10th house in D1 chart। एक बेसिक बात है कि लग्न कुंडली में 10th हाउस को देखना पड़ेगा हमको, नवमांश को देखना पड़ेगा, सेकेंड पॉइंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट द D10 चार्ट, दशमांश कुंडली। अगर हमने दशमांश कुंडली को एनालाइज नहीं किया, वी कैन नॉट कम टू कंक्लूजन। हम कभी भी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाएंगे। आई हैव सीन सो मेनी चार्ट जहां पे लग्न कुंडली बहुत स्ट्रांग है और द पर्सन इज फेसिंग सो मच स्ट्रगल इन द लाइफ, प्रोफेशन में स्ट्रगल पे स्ट्रगल आ रहा है और बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट है, एक्सॉल्टेड है सन 10th हाउस में लग्न कुंडली में। सर संजय दत्त की कुंडली भी ऐसी है, संजय दत्त की लगन कुंडली बहुत स्ट्रांग है, नमाज कुंडली में सारे उसके वीक हैं। तो नमाज कुंडली नवमांश में है, ठीक है। हाँ जी, देखो नवमांश कुंडली के 2-3 पर्पस हैं। नवमांश कुंडली का बेसिक पर्पस जो ऋषि पराशर ने बोला, बेसिक पर्पस Marriage। बोला कि मैरिज पर्पस के लिए, मैरिज के पर्पस, ओवरऑल हैप्पीनेस भी। ओवरऑल हैप्पीनेस भी देखते हैं, बिकॉज ये क्या है, 9th हाउस का प्रोजेक्शन है। 9th हाउस जो है वो हमारी किस्मत का हाउस है, हमारे लक का है, हमारे फॉर्चून का है। तो इसके लिए हम लोग 9th हाउस, इसलिए जो हमारी नवमांश कुंडली है ये सिर्फ हम मैरिज के लिए नहीं देखते। मैरिज तो एक पर्पस है ही, लेकिन उसके साथ में हमारा फ्यूचर, हमारा एस्पेक्ट, हमारी हैप्पीनेस, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, उसके लिए भी हम लोग नवमांश कुंडली को देखते हैं, राइट। लेकिन अगर हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो हम दशमांश कुंडली में जाएंगे, D10 चार्ट में जाएंगे। लॉर्ड ऑफ 10th हाउस इन D1 एंड D10, ठीक है। 10th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन कहां पर है? इट इज इन D1 एंड D10। उसकी पोजीशन क्या गई? प्लैनेट्स इन 10th हाउस इन D1 एंड D10। D1 और D10 में प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है 10th हाउस में? सन, सैटर्न एंड विनस D1 एंड D10, बिकॉज सन जो है इट्स अ कारक फॉर प्रोफेशन, सैटर्न इज अ कारक फॉर सर्विस और वीनस जो है वो कारक बनता है कंफर्ट्स का, इंजॉयमेंट्स का, लग्जरी का, राइट। तो अब सन, सैटर्न और वीनस, इनकी भी अलग इंपॉर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन। अगर हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो अब इनको भी एनालाइज करना पड़ेगा कहां पर? D1 चार्ट, नवमांश चार्ट और दशमांश चार्ट में। लग्न लॉर्ड ऑफ D10 चार्ट, ट्रांजिट एंड दशा पीरियड। ट्रांजिट एंड दशा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम उसको हमेशा देखेंगे कि वो अभी ट्रांजिट में क्या चल रहा है, दशाओं में क्या चल रहा है हमारी, राइट। क्योंकि जो रिजल्ट मिलने हैं हमको वो तो हमको ट्रांजिट और दशा के हिसाब से मिलने हैं। इफ आई विल डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो, राइट, सेकेंड हाउस ऑफ D1 चार्ट। अब सेकेंड हाउस धन भाव है, राइट। एक जस्ट हम जनरल बात कर रहे हैं। 11th हाउस ऑफ D1 चार्ट, क्योंकि वो हाउस ऑफ गेन का है। 8th हाउस ऑफ D1 चार्ट सडन गेन का है, राइट। होरा और D2 चार्ट। अब आप देखो, अगर हम जब भी फाइनेंस की बात करेंगे, विदाउट डिस्कशन ऑफ होरा वी कैन नॉट एनालाइज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। हम बिना होरा देखे किसी का भी फाइनेंस नहीं बता सकते।
ये जो हो रहा है बड़ा एक कॉमन वर्ड है। होरा जो है, होरा वी आर यूजिंग इन मल्टीपल वेज। होरा को हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं। होरा को एक्चुअली जो ये ज्योतिष शास्त्र हम बोलते हैं, एक्चुअली ये होरा शास्त्र है। ऋषि पराशर ने बोला कि इट्स एक संस्कृत का वर्ड है अहोरात्र। संस्कृत का वर्ड है अहोरात्र, उसमें आ और त्रा का लोप हो जाता है। वी विल डिलीट आ और त्रा, संधि के नियम है, तो उसमें बनता है होरा। तो जो एक्चुअल में है दैट इज कॉल्ड होरा शास्त्र। होरा मीन्स डे एंड नाइट। होरा इज कॉल्ड डे एंड नाइट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड होरा शास्त्र। तो जो ऋषि पराशर की बुक है वृत पाराशर होरा शास्त्र, होरा शास्त्र है। होरा का मतलब है डे एंड नाइट। तो एक वर्ड हमने होरा कहाँ पे यूज किया? वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए जो करेक्ट वर्ड है दैट इज कॉल्ड होरा शास्त्र। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम अपना D1 चार्ट बनाते हैं तो वी आर यूजिंग ओनली 2 प्लैनेट्स, सन एंड मून। मून। सन और मून, दिन और रात। तो इसीलिए ऋषि पराशर ने क्या लिया, इसको बोला होरा चार्ट। वाई? अगेन वी आर यूजिंग सन एंड मून, और हम दिन और रात की बात कर रहे हैं, और हमने बोला होरा चार्ट। इसी तरह होरा लग्न भी बनती है, और जब हम डिस्कस करेंगे मुहूर्त शास्त्र को तो फिर हमारा होरा मुहूर्त भी बनता है। तो एवरीथिंग इज डिफरेंट। होरा शास्त्र यानी कि ज्योतिष शास्त्र, होरा कुंडली यानी कि D2 कुंडली, होरा लग्न दैट इज डिफरेंट लग्न। और अगर हम बात करें अगर मुहूर्त शास्त्र की, तो उसमें हम बोलते हैं कि होरा मुहूर्त, वो डिफरेंट है। सर जो आपने पहले कुंडली लगाई थी, हाँ जी, जैसे आपने पिछली बार ही बताया था D1 से अगर प्रेडिक्शन ना आए तो D60 से पता चल जाएगा, तो उसकी D60 देखी सर आपने एक बारी? इसकी अभी D60 लगाई नहीं है मैंने, भी लगाऊंगा। एक बार लगा के देखे सर, उसमें कुछ निकलेगा जरूर पक्का। पक्का निकलेगा, लेकिन D60 अभी चलो, अभी पहले ये कंप्लीट कर ले, टाइम रहेगा तो वी विल गो फॉर दिस वन, राइट। अगर टाइम रहा तो वी विल गो फॉर D60 ऑल्सो, बिकॉज देखो D60 का जो मेरा एक्सपीरियंस है कि D1, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, द D1 और लग्न कुंडली क्या दिखा रहा है, दैट इज द आउटर अपीयरेंस, जो पब्लिक आपको देख रही है, ठीक है ना। आपकी 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 एक मिरर इमेज जो है वो D1 चार्ट है। और इसका रिवर्स अगर मैं कर लूं, इसका रिवर्स कर लूं तो D60 है। D60 क्या है? आपके इनर सोल में क्या है, फ्रॉम द हार्ट हाउ यू आर, आप अंदर से कैसे हैं। एक आउटर अपीयरेंस इज डिफरेंट, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल जिंदगी में आप कैसे हैं वो सिर्फ आपको मालूम है। इवन योर फादर मदर, सम ऑफ योर क्वालिटी किसी को नहीं पता, नो बडी नोज, ओनली यू नोज योर प्रोज एंड कॉन्स। सिर्फ आपको पता है अपनी अच्छाई और बुराई। और वो कहाँ से दिखाई देगी? वो मिलेगा मुझे D60 से, क्योंकि ये माइन्यूट एनालिसिस है। हम बिल्कुल डेप्थ में चले गए, हमने 60 डिवीजन कर लिए एक राशि के। जब हम 60 डिवीजन की जाके बात करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि हम कितनी डेप्थ में चले गए। हम 12 मल्टीप्लाई बाई 60 कर लेंगे, राइट। हमने इतने डिविजन्स कर लिए अपने चार्ट के, हमने इतने डिविजन्स करे हैं अपने चार्ट के, एंड देन वी आर चेकिंग द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स। फिर हम देख रहे हैं कि सन अब कहाँ चला गया, मून की पोजीशन अब क्या है, और फिर हमको पता लगा कि यस एक्चुअल तो ये चल रहा है, दिख तो ये रहा है पब्लिक को, लेकिन एक्चुअल में ये है, राइट। खैर, हम लोग फाइनेंस पे थे, फाइनेंस की हम बात करेंगे। तो हम बोला कि सेकंड हाउस ऑफ, इसमें मैंने बोला कि जो होरा चार्ट है दैट इज कॉल्ड द D2 चार्ट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट, और होरा का एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। और इसमें सिर्फ हम 2 प्लैनेट यूज करेंगे, सन एंड मून, मून फॉर नाइट एंड सन फॉर डे, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड होरा, इसीलिए इसको होरा बोला गया। नवमांश हमको देखना पड़ेगा, नवमांश हमको देखना पड़ेगा, प्लैनेट्स इन सेकंड हाउस, लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस, ट्रांजिट और दशा, ठीक है। इसमें एक हॉरोस्कोप लगाई है मैंने, हॉरोस्कोप लगाई है मैंने। अब इसमें थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। अभी बेसिकली हम लोग हॉरोस्कोप एनालाइज नहीं कर रहे, लेकिन हम एक कंपैरेटिव स्टडी जरूर कर रहे हैं कि अगर जो लग्न कुंडली में दिख रहा है क्या वो होरा में है, राइट, या फिर जो मुझे लग्न कुंडली में दिख रहा है वो एक्चुअल लाइफ में है। अगर हम इस कुंडली की बात करें तो उसमें क्या दिखता है आपको, एनी वन ऑफ यू, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंस की। एनी वन ऑफ यू, क्या लगता है आपको?
तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो 8th हाउस में चला जाए, अच्छी बात नहीं है। सेकंड हाउस लॉर्ड जो बैठा है कहाँ बैठा है? वो 8th हाउस में बैठा है। इट इज नॉट एन ऑस्पिशियस पोजीशन, अच्छी पोजीशन नहीं है उसकी। वो केतु उसमें के भी साथ चला, सेकंड हाउस में भी राहु है। यहाँ पे राहु चला गया, फाइनेंशियल पोजीशन बुरी दिखती है। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? और कोई? एक तो दूसरे घर का 8वें में चला गया, उसके साथ केतु भी बैठ गया, तो डैमेजिंग और भी हो जाएगा। फाइनेंस की पोजीशन बुरी दिखाई देती है, वी कैन से लाइक दिस, है ना? सर सैटर्न यहाँ चौथे घर में बैठ जाए तो घर ही नहीं बनने देता आदमी का, ये तो आदमी घर नहीं बनने देता, सैटर्न चौथे घर में बैठ जाए। अब आप देखो बहुत संदीप, डिफिकल्ट है। अब आप देखो संदीप ने एक चीज बोली कि सैटर्न 4th हाउस में बैठ जाए तो आदमी का घर नहीं बनने देगा। ऐसा नहीं होता। अगर हम वन लाइन पे प्रेडिक्शंस करेंगे तो प्रेडिक्शंस ऐसे कैसे चलेंगी? तो इट मींस व्हाट? मोस्टली केसेस में सर अब जनरलाइज्ड है ये। जर्नलाइज है, चलो ठीक है, ओके। अब हम फाइनेंस पे रहते हैं, फाइनेंस पे रहते हैं। एक जो आंसर आया है कि सेकंड हाउस लॉर्ड प्लेस इन द 8th हाउस। सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, केतु के साथ बैठा है, ऑस्पिशियस पोजीशन नहीं है, ठीक है। गलत राशि एनीथिंग? में, गलत राशि में भी है ना सर? गलत राशि में भी है, सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है, और कोई पोजीशन? ये लाभ स्थान का लॉर्ड जो है वो 5th स्थान में बैठा है, मार्स D1 में। मंगल तो अपने अच्छा हाउस है। पे, मंगल अच्छा है, अच्छा, राइट, अच्छा है। मंगल अच्छा है। लेकिन हम यहाँ पे जो एक स्टडी कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग लग्न कुंडली एंड D2, ठीक है। अब अगर हम होरा चार्ट देखेंगे तो इट्स क्वाइट डिफरेंट। इसका होरा बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत अच्छा है। ठीक है। होरा में क्या हो, बेसिकली ये चंद्रमा का होरा होगा या मून सन का होरा होगा? चंद्रमा। मून का हो रहा है, मून का हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे 4 नंबर है तो मून का हो रहा है। और मून का मून की हो रहे में होना और सन का हो रहे में होना, ये ऑस्पिशियस होता है, अच्छा होता है, शुभ होता है, क्योंकि मून के हो रहे में है और सन के हो रहा में है, ठीक है। इसमें एक और चीज आप देखें, अगर हम मेलेफिक और बेनिफिक की बात करें तो मेलेफिक प्लेनेट कहाँ पे फल अच्छा देंगे? वो सन की होरा में अच्छा फल देंगे। मार्स, सन, राहु, केतु, दे ऑल सिटिंग इन द सन होरा, वो सन की होरा में बैठे हैं। और बुध दोनों ही होरा में अच्छा फल देता है, तो बुध अच्छा बैठा है। यहाँ पे अगर हम बात करें बेनिफिक प्लैनेट्स, जुपिटर, वीनस, ये कैसे प्लैनेट्स हैं? और ये यहाँ पे बैठे हैं। सैटर्न मेल होगा फीमेल होगा? सैटर्न मेल है फीमेल है? फीमेल तो नपुंसक बोलते हैं इसको। नपुंसक बोलते हैं, लेकिन इसको कैटेगरी जब हम काम करेंगे तो इसको हम फीमेल में रखेंगे। तो सैटर्न का फीमेल में होना ऑस्पिशियस है। तो नाउ इफ यू सी द D2 चार्ट और होरा चार्ट, हम देखेंगे कि स्टोरी इज डिफरेंट। तो जो हमको यहाँ पे दिख रहा था वो एक्चुअल में नहीं है। लगन चार्ट में सर एक चीज अच्छी भी तो है इसका, जो 12वें घर का मालिक शुक्र लगन में बैठा है सर, अपने से दूसरा होके बैठ गया ना सर, और अच्छी राशि में बैठ गया। ये भी तो एक पॉइंट है ना सर, इसको ऐसे भी तो एलिट, क्योंकि लगन में पावर है पूरी। अब हम बात करते हैं। अब अगर मैरिज की बात करनी हो, ठीक है, और चाइल्ड बर्थ, बहुत टॉपिक्स नहीं लिए मैंने, थोड़े से टॉपिक्स लिए हैं। अगर हमको चाइल्ड बर्थ की बात करनी है, राइट, अब चाइल्ड बर्थ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? जनरली हम बोलते हैं इट्स अ 5th हाउस। 5th हाउस जो है, दैट इज द 5th हाउस कॉल्ड संतान भाव, है ना? संतान भाव है 5th हाउस, और हम 5th हाउस को डिस्कस करते हैं। इफ देयर इज एनी इश्यू रिलेटेड टू द चाइल्ड बर्थ, कोई भी प्रॉब्लम अगर चाइल्ड बर्थ से आई तो हम क्या बोलेंगे कि कुंडली का 5th हाउस देख लो। लेकिन क्या 5th हाउस देखने से हम किसी की प्रॉब्लम को एनालाइज कर पाएंगे? नेवर, कभी नहीं, राइट। वो तो हमको एक इंडिकेशन देगा, क्योंकि लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली सिर्फ एक इंडिकेशन देगी, एक्चुअल तो नहीं बताएगी आपको, राइट। तो 5th हाउस ऑफ D1 चार्ट, कुंडली का जो 5th हाउस है लग्न कुंडली का, सबसे इंपॉर्टेंट है D7 चार्ट, सप्तांश कुंडली। और सप्तांश कुंडली हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए। अगर कहीं भी ऐसी प्रॉब्लम है कि मिसकैरेज है, कंसीव नहीं हो रहा, इश्यूज आ रहे हैं, तो इट मींस देयर इज समथिंग इन द D7 चार्ट। अब हमको वो थ्योरी अपनी यूज करनी है जो हमने D1 में थ्योरी पढ़ी है। वी विल यूज द सेम थ्योरी जो हमने D1 में पढ़ी है कि 5th हाउस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है,
राइट। इसी तरह जो हमारे डिविजनल चार्ट्स हैं उनका जो लग्न है, डिविजनल चार्ट का जो लग्न सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी कुंडली का मैं D7 चार्ट देखूं और D7 का लग्न देखूं, सबसे इंपॉर्टेंट है वो इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड बर्थ। फिर D7 का 5th हाउस देखूं, लग्न कुंडली का 5th हाउस देखूं, प्लैनेट्स का एस्पेक्ट देखूं 5th हाउस के ऊपर, राइट। लग्न एंड 5th हाउस इन D7 चार्ट, पोजीशन ऑफ जुपिटर इन D1 एंड D7। व्हाई जुपिटर? एनी वन ऑफ यू? जुपिटर को क्यों लेंगे अगर हम चाइल्ड बर्थ की बात कर रहे हैं तो? पुत्र कारक। जुपिटर पुत्र का कारक है सर, राहु भी पुत्र का कारक है। वैसे राहु जुपिटर पुत्र तो नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि फैमिली का कारक है। फैमिली का, ओके। फैमिली का जो कारक है, फैमिली एक्सपेंशन का जो कारक बनता है वो गुरु बनता है। तो इट मींस व्हाट, अब किसी भी क्वेश्चन की बात होगी तो उससे रिलेटेड प्लेनेट जो है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। जैसे हेल्थ की बात की तो हमने बोला कि सन और सैटर्न को जरूर देखो, क्योंकि अगर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो शनि कारक है बीमारियों का और सन कारक है हेल्थ का, राइट। इसी तरह अगर हम चाइल्ड बर्थ की बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट आ गया जुपिटर। तो जुपिटर की पोजीशन को स्पेशली हमको देखना है, कहाँ पे देखना है? लग्न कुंडली में देखना है, नवमांश में देखना है, D7 में देखना है मुझे कि वो कहाँ पोजीशन बनी उसकी। फिर वो किस नक्षत्रों में गया उसको भी चेक करना है मुझे। सेकेंड हाउस इन D1 एंड D7, सेकेंड हाउस फॉर द फैमिली, परिवार का कुटुंब, कुटुंब का घर, कुटुंब का घर है। कुटुंब फैमिली एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, उसका भी एक रोल आके ऐड हो गया। ट्रांजिट है, दशा है, उनको देखना है, राइट। अब अगर हम मैरिज की बात करें तो 7th हाउस ऑफ D1 चार्ट नवमांश है, लॉर्ड ऑफ 7th हाउस है, प्लैनेट्स इन 7th है, विनस, जुपिटर एंड मून, इन प्लैनेट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती है। विनस क्योंकि कारक है मैरिज का, जुपिटर कारक है हस्बैंड का, और चंद्रमा जो कारक है मन का, राइट। ट्रांजिट है, दशा है, नवमांश है। यहाँ पे नवमांश कुंडली सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और 7th हाउस तो इंपॉर्टेंस आएगी ही आएगी, सबको पता है। सो अब बेसिक पर्पस ये है कि इफ एनीवन विल से कि वी विल चेक द हॉरोस्कोप इन 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, वो एक अनफेयर गेम है, वो एक अनफेयर गेम है। जनरली इसीलिए मैं अवॉइड करता हूँ फेसबुक पे ऑनलाइन आना, कि हम क्या 2 मिनट में या 3 मिनट्स में हम किसी की कुंडली देख सकते हैं? हम बिल्कुल नहीं देख सकते। हमें हॉरोस्कोप एनालिसिस करने के लिए आई फील एटलीस्ट फॉर मी, मुझे 1 आवर लगता है, एटलीस्ट आई नीड 1 आवर, 1 घंटे मुझे लगते हैं एक कुंडली को डिस्कस करने के लिए, देखने के लिए, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर, बहुत सारी चीज़ें हैं कुंडली को देखने के लिए। और जब हम कुंडली देखना शुरू करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी, मैंने आपसे जब हमने स्टार्ट किया, और हमने स्टार्ट किया कि लेयरिंग से, हमने स्टार्ट वहीं से किया कि हमको लेयर्स के फॉर्मेट में देखना पड़ता है। और दिस इज द बेसिक रीजन कि वाई हॉरोस्कोप एनालिसिस इज अ टफ जॉब। लोग सोचते हैं कि बस हमको तो आगे एनालिसिस करनी, नहीं, एनालिसिस तब तक नहीं आएगी जब तक हम उसको लेयरिंग के कंसेप्ट में समझना शुरू करें। कि मैंने लग्न कुंडली रखी, जैसे जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है लेयरिंग का, अगर मैं बात करूँ तो जो सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र की अगर हम बात करें तो सुदर्शन चक्र जो है ये ऋषि पराशर ने दिया है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लेयरिंग। आपको स्क्रीन आ रही है मेरी? यस यस, आ रही है। ठीक है ना। तो जो सुदर्शन चक्र है ये बेस्ट एग्जांपल है लेयरिंग का, कि हम लेयरिंग में कैसे काम कर रहे हैं, ये सुदर्शन चक्र हमको बताता है। अब सुदर्शन चक्र में जो इनर है दैट इज कॉल्ड लग्न, इसमें यस दिस इज कॉल्ड लग्न कुंडली। जो इनर मोस्ट है ये लग्न है, उसके बाद चंद्र कुंडली है और उसका सूर्य कुंडली है। तो आदमी की शरीर में क्या है, उसके मन में क्या है, और उसकी सोल या आत्मा में क्या चल रहा है, हम डायरेक्टली देख सकते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लेयरिंग। हमने 3 लेयर्स बनाई और एक साथ प्लेस कर दिया हमने उसको। तो अब क्या दिख रहा है यहाँ से मुझे दिख रहा है कि आदमी के शरीर में क्या है, उसके मन में क्या है, और उसकी आत्मा में क्या चल रहा है, और तुरंत रिजल्ट में अब दिखा लूंगा। तो दिस इज वन टाइप ऑफ लेयरिंग। सिमिलरली अगर हम दूसरी लेयरिंग की बात करें जो मैंने आपसे करी है, कि अगर हमको हॉरोस्कोप देखनी है तो यस सुदर्शन चक्र हम देख सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमको डिविजनल चार्ट और D60 की भी लेयरिंग करनी पड़ेगी। और फिर हमको देखना पड़ेगा कि वो जो प्लैनेट है
अगर हम लग्न की बात करें तो लग्न का प्लेनेट, अगर हेल्थ की बात कर रहे हैं तो D9 में, D30 में कहाँ चला गया, D60 में कहाँ चला गया, तो उसकी प्लेसमेंट को ट्रैक करना पड़ेगा और साथ में वो रिजल्ट क्या देगा, पॉजिटिव देगा, नेगेटिव देगा, कितना पॉजिटिव देगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लांट मुझे देगा क्या और कितना देगा, कितना देगा। फॉर अगर हम 0 to 100% की बात करें, हाउ मच इट विल गिव मी, दिस इज ऑल अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि ट्रांजिट है, दशा है, षडबल है, भावबल है, अष्टक वर्ग है, अवस्थाएं हैं, डिफरेंट योग है, एस्पेक्ट है, रिलेशनशिप है, प्रश्न कुंडली है, नक्षत्र है, दिस इज ऑल, इट विल टेल मी हाउ मच इट विल गिव मी, कितना मुझे वो देगा, ये बात मुझे यहाँ से पता लगेगी, राइट। और अच्छा या बुरा ये मुझे यहाँ से पता लगेगा, आइदर इट विल गिव पॉजिटिव और नेगेटिव, और क्वांटिटी कितनी होगी वो मुझे यहाँ से मालूम चलेगी। तो इट्स अ गेम ऑफ बोथ द थिंग्स कि मुझे दोनों चीजें देखनी कि आइदर इट विल गिव पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड क्वांटिटी आल्सो, हाउ मच, कितना अच्छा या कितना बुरा देगा मुझे, राइट। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था, कि हम हॉरोस्कोप एनालिसिस पे किन पॉइंट्स को देखें। अशोक जी, इज इट क्लियर कुछ? ये मगर उसके बाद अभी मेरा एक और सवाल, उसके बाद ये सब होने के बाद में हाउ टू टाइम द इवेंट। ठीक है, हाउ टू टाइम द इवेंट, ठीक है। टाइमिंग ऑफ इवेंट एक अनदर क्वेश्चन है कि टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए द मोस्ट सेम अगर मैं बात करूं आपकी, अब जो टाइमिंग ऑफ इवेंट की बात करी अशोक जी ने, देखिए जो टाइमिंग ऑफ इवेंट है वो किसके बेसिस पर है, बेसिकली वो मेरी दशा, अंतरदशा और ट्रांजिट, राइट। मूवमेंट कहाँ पर हो रही है, मूवमेंट दो जगह हो रही है। जब मेरा बर्थ हुआ, षटबल मेरा फिक्स हो गया, भावबल मेरा फिक्स हो गया, राइट। अवस्थाएं मेरी फिक्स हो गई, राइट। मूवमेंट कहाँ पर हो रही है, मूवमेंट हो रही है प्लैनेट्स में, मूवमेंट हो रही है दशाओं में, राइट। तो कोई भी जो इवेंट लाइफ में आ रहा है वो ट्रिगर कहाँ से हो रहा है, एनी इवेंट विच इज कमिंग इन आवर लाइफ, इट इज ट्रिगर बाय दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, देव दशा, प्राण दशा, डिफरेंट लेवल है दशाओं के, और ट्रांजिट, ठीक है। अब जब हम ट्रांजिट की बात करेंगे तो इसमें अष्टक वर्ग की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ इवेंट, हम जो इवेंट कब होगा, मैरिज कब होगी, राइट, जॉब कब लगेगी, राइट, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो इट इज बेस्ड ऑन दिस वन। एनीवन एल्स, किसी कोई क्वेश्चन हो तो अभी हम डिस्कस क्वेश्चन करते हैं। या ऐसा है कि रेमेडीज की बात हमने बेसिक कोर्स में करी, लेकिन उसका एडवांस कंसेप्ट और वेरियस टाइप्स ऑफ रेमेडीज इन डिटेल, ऐसा कुछ अब देखिए, हमने जो रेमेडीज की बात की थी, एडवांस लेवल 2 में हमने रेमेडीज की बात की थी। रेमेडीज में दिस इज माय पर्सनल व्यू, आई डोंट वांट टू जर्नलाइज। मेरा पर्सनल व्यू यही है कि जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में है हमको उसको मानना चाहिए, और मैं मानता हूँ कि हमारे स्क्रिप्चर्स में जो है, दैट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यंत्र, देन वी हैव मंत्र, ठीक है। और जो लाल किताब के टोटकी हैं, बेसिकली मैं उनको नहीं फॉलो करता। आई ऑलवेज फॉलो मंत्र एंड यंत्र, डिफरेंट यंत्र हैं, डिफरेंट मंत्र हैं, चैरिटी है, फास्टिंग है, डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर, राइट। अच्छा, सीवियर लेवल हो तो मंत्र का प्रभाव कितने टाइम करना चाहिए, मींस 1008 टाइम्स, 10,000, तो ऐसा कुछ लिखा है क्या शास्त्रों में? अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ इट इज अ मंत्र, हाउ मच वी विल चैंट, राइट, हमें कितना चैंट करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है, जब हम षटबल पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं चेष्टा बल, ठीक है ना। नहीं, नॉट चेष्टा बल, काल बल, ठीक है ना, काल बल। जैसे कि अगर हम बात करें मरकरी की, तो हमने बोला मरकरी का जो काल बल है वो डे एंड नाइट दोनों जगह स्ट्रांग होता है, वो दिन में भी है, रात में भी है। अगर हम मार्स की बात करें तो हम बोलते हैं मार्स का जो काल बल है वो कब स्ट्रांग होता है, वो नाइट में स्ट्रांग हो जाता है, मंगल, ठीक है ना। तो इसी तरह मंत्रों का भी है, मंत्र जो है कुछ हम दिन में करेंगे, कुछ रात में करेंगे। मिनिमम जो है
मिनिमम जो है वो 108 टाइम्स या एक माला। इसका भी डिफरेंट लेवल है। जैसे कि हम बात करें तो रुद्राक्ष की माला पे एक जनरल कंसेप्ट है, ठीक है ना, कि रुद्राक्ष की माला पे हमें जप करना चाहिए और कोई भी जप हम रुद्राक्ष की माला पे कर लें, ये एक बेसिक है। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल जुपिटर के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो बेस्ट है कि हम हल्दी की माला पे कर लें, राइट, हल्दी की माला पे कर लें। अगर हम विनस के लिए कर रहे हैं तो हम माइंड से skip जाते हैं word। कमलगट्टा। कमलगट्टे की माला पे कर सकते हैं। कमलगट्टे की माला पे लक्ष्मी का निवास होता है, उस पे कर सकते हैं। और ठीक है, स्किप करा माइंड से भी, ठीक है ना। तो इसके लिए डिफरेंट मालाएं हैं, हम उस पे करते हैं तो उसका रिजल्ट Okay. मैग्नीफाई होता है, उसका रिजल्ट डबल होता है, ऐसी चीजें हैं। एनीवन एल्स, किसी का कोई और क्वेश्चन अगर किसी के मन में डाउट है, कुछ और है कि हॉरोस्कोप एनालिसिस से रिगार्डिंग, ये तो मैंने एक मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ करो इन पर, तो रिकॉर्डिंग चलने देते हैं। चलें, ठीक, कोई बात नहीं। ये तो हमारे कोर्सेज थे, बेसिक कोर्स है, एडवांस 1 है, एडवांस 2 है, षोडश वर्ग है, हॉरोस्कोप एनालिसिस है, वास्तुशास्त्र है। देखिए ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इट्स वेरी डेप्थ साइंस, बहुत डेप्थ का विषय है और आई थिंक इट विल टेक ईयर्स, ये सालों की मेहनत है और विद इन अ मंथ्स एस्ट्रोलॉजर बनना मुश्किल है। इट विल टेक टाइम, प्रैक्टिस एंड डेप्थ एनालिसिस, एक शास्त्र है। इसी तरह अगर हम वास्तु की बात करें तो एक शास्त्र है और शास्त्र को पढ़ने में वी नीड मोर टाइम, कंसंट्रेशन, वो लगता है, ठीक है। और जब एनालिसिस की बात करूं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हेन यू विल डिस्कस एनी चार्ट तो आप बोल के भूल जाओगे। फॉर एग्जाम्पल यू आर गिविंग प्रेडिक्शन टू समवन, राइट, मेनी टाइम्स क्लाइंट्स आते हैं, मैं प्रेडिक्शन देता हूँ और आई फॉरगेट, बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, लेकिन द पर्सन विल रिमेंबर इन द होल लाइफ, वो अपनी जिंदगी भर आपकी लाइंस को याद रखेगा। आपने जो बोला वो लाइफ टाइम उसको याद रखेगा। तो जो भी हम प्रिडिक्शंस करें बहुत सोच समझ के, और जब तक हमको एक अंडरस्टैंडिंग ना बने हम प्रिडिक्शंस पे ना जाएं, ठीक है। कई बार हम प्रिडिक्शंस कर देते हैं और वो उसका रिजल्ट, उसका एक मेलेफिक वे में रिजल्ट आते हैं उसके। एनीवन एल्स, किसी कोई क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी रिक्वेस्ट को माना और आज का सेशन आपने बुलाया। अशोक जी ने बोला था कि सर पॉइंट्स बताएं कि जिसपे हम हॉरोस्कोप को एनालाइज कर सकते हैं। तो अशोक जी, कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है कि मैं आपको बताता कि आप ये पॉइंट्स को देखें, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब हम हॉरोस्कोप एनालिसिस करेंगे तो हमको मल्टीपल लेवल्स पे जाके उस कुंडली को देखना पड़ेगा और तभी हम कंक्लूजन पा सकते हैं। वो हमारे कौन से कोर्स में आने वाले वो स्टेप्स? अभी तो पहले वाले में घूम रहे हैं हम। अभी तो आप बेसिक कंप्लीट किया, आपने एडवांस 1 में है, तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और मुझे लगता है कि ये षोडश वर्ग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो डिविजनल चार्ट्स हैं, जब तक हम डिविजनल चार्ट्स को पढ़ते नहीं हैं हमको रियल पिक्चर कभी भी दिखाई नहीं देगी। रियल जो पिक्चर है वो डिविजन्स में है, वो डिविजन्स के अंदर ही हमको दिखता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये चीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर Thank ज्वाइनिंग। you. मैं एक ग्रुप में शेयर करूंगा everyone. फीडबैक, तो फीडबैक आप लोग अपना दें इस वर्कशॉप के ऊपर सो दैट वी कैन इंप्रूव नेक्स्ट टाइम। और कुछ टॉपिक्स उसका अगर आपके हैं, वीडियो, या वीडियो आई विल अपलोड इन द यूट्यूब, मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूंगा, okay. सो यू ऑल कैन गो एंड चेक द वीडियो। हमारे ग्रुप में डाल देना। हाँ जी, मैं यूट्यूब का लिंक शेयर करूंगा आप सब लोगों के साथ। ठीक है, ओके, Thank you. गुड नाइट। थैंक यू सो नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, धन्यवाद। नमस्कार कुलदीप। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड। नमस्कार। सर नक्षत्र वाला क्लास तो शुरू करिए। संतोष बोल रहा हूँ सर। हाँ जी संतोष जी,
संतोष जी, नक्षत्र वाली क्लास शुरू करते हैं। मेरा प्लान है, अभी मैं इंडिया आ रहा हूँ मैं, तो उसके बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं। इंडिया कब आ रहे हैं सर? अभी बस दिस थर्सडे, एक वीक के लिए आ रहा हूँ मैं, तो उसके बाद फिर मैं प्लीज आने कम के टू बाद बिलासपुर। बिलासपुर में जुलाई में आऊँगा, तो ज़रूर मिलूंगा आपसे। अरे अरे, स्वागत है सर, आइए। बिल्कुल 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 संतोष जी। और सर होरोस्कोप एनालिसिस क्लासेस कोई चल रहा है क्या अभी, या स्टार्ट होने वाला है क्या? हाँ, अभी हम शुरू करेंगे, हॉरोस्कोप एनालिसिस शुरू करेंगे अभी जल्दी, तो उसमें फिर तो आपको मैं ऐड सर करूंगा। उसमें जी जी जी, ठीक है सर। ओके ओके, ओके थैंक यू गुड सर, नाइट, गुड इतना गुड अच्छा क्लास के लिए थैंक यू, फिर से गुड मगअप हो गया। गुड नाइट संतोष जी, गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट। जी सर, पीडीएफ अगर हो सके तो भेज दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं भेजता हूँ आपको। ठीक है संतोष, ओके, थैंक यू सर। ओके ओके।